ये मेरे छोड़े हुए शोषे नहीं, तुम्हारे जहन में कुलबुलाते हुए वसवसों के बिच्छू हैं जो तुम्हारे एहसासात में अपने जहरीले डंक मार रहे हैं। तुम्हें खुद जिम क्लार्क की जिंदगी का कामिल यकीन नहीं है। तुम मेरे अल्फाज में उसकी जिंदगी और मौत तलाश कर रहे हो। अपने इन पालतू बिच्छुओं को सुला दो। मेरी बातों से तुम्हें सुकून ही सुकून मिलने लगेगा। लेकिन अब मैं ज्यादा बातें नहीं कर सकती। फोन बंद कर रही हूँ। मुझे अपना नंबर दे दो। मेरी सेक्रेटरी ना जाने कब वापस आए। नहीं, वीरा ने फैसला कुल लहजे में कहा। मूड हुआ तो मैं खुद बात कर लूंगी। मुझे एक बार फिर कुरियर का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि सफारती पाबंदियों की वजह से मैं खुद तुम्हारे फ्लैट पर नहीं आ सकता। यहाँ के हालात हमारे लिए अक्सर मखदूश रहते हैं। मैं हैरान हूँ कि यहाँ भी कोई कुरियर सर्विस रात गए कि ऐसी डिलीवरी सर्विस फराहम करती है। वीरा को अपनी हैरत के इजहार का मौका मिल गया। बाहर के ममालिक में तो भारी हर जानों के मुकदमात के बाद ये सिलसिला खत्म ही हो चुका है। खास लोगों के लिए खास सर्विस हर जगह और हर वक्त मुयस्सर रहती है। मुझे ये सहूलत सिर्फ अपने ओहदे की वजह से हासिल है, लेकिन कुरियर सर्विस वाले अपनी शराइत पर दस्तखत करवा के खुद को हर जाने और जिम्मेदारी से बचा लेती है। मेरी दानिश में तुमने इस वक्त बिला वजह मुझे परेशान किया है। मेरी बिल्डिंग का चौकीदार भी अपनी नींद खराब किए जाने पर बहुत बरहम था। फिलहाल आराम करो, अब कल बात होगी। वीरा ने फोन बंद कर दिया। मैंने तुम लोगों की ख्वाहिश पूरी कर दी। वीरा हम लोगों की तरफ मुतवज्जा होकर उकताए हुए लहजे में बोली। मेरा ख्याल है कि अब मुझे आजादी से सोने का हक हासिल है। इजाजत हो तो मैं अपने कमरे में चली जाऊं। नारमन से गुफ्तगू होने के बाद भी तुम सोने के बारे में सोच रही हो? मैंने पूछा। फिर क्या करूं? वो चिढ़कर बोली। वो रात में तो टैंक लेकर यहाँ धावा बोलने से रहा। तुम बिला वजह मुश्तिल हो रही हो। मैंने मुसालियाना रवैया इख्तियार करते हुए कहा। तुम्हारा मशवरा बिल्कुल दुरुस्त था कि जिम क्लार्क को जिंदा रखना हम सब में से किसी के मफाद में नहीं था। जब तक वो जिंदा रहता, उसके बाद याबी की कोई मुहूम से उम्मीद भी जिंदा रहती। उसके हमदर्द उसकी आजादी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते रहते और हमारे लिए मुश्किलात पैदा करते रहते। कल सुबह ने जिम क्लार्क की लाश मिलेगी तो इनका सारा जोश व खरोश झाग की तरह बैठ जाएगा। मगर ये भी तो सोचने वाली बात है कि अपने जिंदा ख्वाब की मुर्दा ताबीर सामने देखकर वो सब आज से इंतकाम में सुलगने लगेंगे। वह हर उस शख्स को पीस डालना चाहेंगे जो जिम क्लार्क के कत्ल में हिस्सेदार था। वो दूसरों को जानते हो या ना जानते हो, मेरे और तुम्हारे बारे में पूरी तरह बाखबर है। हम दोनों इस बदजुबान मूजी को हाँक कर उसके मकतल की तरफ ले गए थे और वो हमारे इस ठिकाने से भी बाखबर है। वीरा चंद सानियों तक उलझन ज़दा निगाहों से मेरी तरफ देखती रही। फिर सरद लहजे बोली। तुम्हारी तकरीर खासी अच्छी और पुरपेश थी, लेकिन मैं अब भी तुम्हारा मकसद समझने से कासिर हूँ। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। सीधी सी बात है, हम सब थके हुए हैं। अब बिस्तरों पर गिरे तो गधे घोड़े भेज कर सोएंगे और अगली दोपहर की खबर लाएंगे, जबकि हमारे दुश्मन जिम क्लार्क की लाश दरियाफ्त करते ही हरकत में आ जाएंगे और इधर दौड़ लगा देंगे। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वो यहाँ आए तो इस फ्लैट को बिल्कुल गैर आबाद पाकर अपने सर पीटने पर मजबूर हो जाए? वीरा इस वक्त वाकई खाली उलझेनी के आलम में थी। मेरी वजाहत पर एक गहरा सांस लेकर बोली। ओह, तो तुम ठिकाना बदलने के इम्कानात पर गौर कर रहे हो। नींद में गर्दन कटवाने से बेहतर होगा कि हम मजीद चंद घंटों की बेख्वाबी बर्दाश्त कर लें। नई जगह पर हम पूरी बेखौफी से अपनी नींद पूरी कर सकेंगे। लेकिन इस वक्त हम जाएंगे कहाँ? जागीर ने पुरतशीश आवाज में पूछा। वैसे तो सलमा की वापसी तक तुम्हारा घर भी खाली है। मैंने मानी खेज लहजे में कहा। मकाऊ वालों के फैलाए हुए गंद के बावजूद तुम्हारा घर इस काबिल है कि हम पांचों फौरी तौर पर मेहनत किए बगैर वहां आराम कर सके। लेकिन वहां कल ही खासा धूल थप्पा हुआ। STF की तरफ से मामलात को दबा दिए जाने के बावजूद इस इलाके की पुलिस अपने तौर पर बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रही होगी। हम इनकी नजरों में आ गए तो दुश्वारियों से दो चार हो सकते हैं। ये बताओ कि आजकल तुम्हारी गारमेंट फैक्ट्री में क्या सूरत हाल है? मेरी जुबान से जहांगीर की गारमेंट फैक्ट्री का जिक्र सुनकर सब ही मुस्तफसराना निगाहों से उसकी तरफ देखने लगे। उसने फाड़ खाने वाली नजरों से मुझे घूरना शुरू कर दिया। फिर बेबसी से बोला। शहर में हर दर्जे के हजारों होटल की भरमार है, क्या हम उनमें पनाह नहीं ले सकते? जहांगीर ने काफी वबेला किया कि उसकी फैक्ट्री में ना जाए, लेकिन आखिरकार उसे मेरी दलीलों के सामने राम होना पड़ा। और उसकी सबसे बड़ी परेशानी उसकी सेक्रेटरी थी, जो इस वक्त गारमेंट फैक्ट्री के रेस्ट हाउस में रहाइश पजीर थी, बल्कि मुस्तकिल रहाइश पजीर थी, जिसकी वजह से जहांगीर को परेशानी लाहक हो गई थी कि हमारे पहुंचते ही कहीं वो भाग ना निकले। मैंने दो काम किए थे। एक तो जहांगीर को राम कर लिया था, दूसरा ये कि मैंने अव्वल खान के घर फोन कर दिया था ताकि अगर वो वापस लौटते हुए हमारे फ्लैट पर फोन करे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा फ्लैट उसे मुकफ्फिल मिले और फोन भी कोई उठाने वाला ना हो। इसलिए मैंने उसकी बीवी को अपनी शिफ्टिंग का बता दिया और अव्वल खान के हवाले से वो परेशान थी, इसलिए अव्वल खान के हवाले से भी उसे बता दिया कि अव्वल खान अपने दफ्तर को कहाँ शिफ्ट कर रहा था। वीरा और गजाला ने चंद ही मिनट में हिजरत के लवाजिम के नाम पर 2 वजनी थैले तैयार कर लिए। चलते चलते मुझे स्पीकर फोन का ख्याल आया। उस आले के जरिए जुमला हाजरीन दोनों फरीकों की गुफ्तगू लफ्ज ब लफ्ज सुन सकते थे, लेकिन जहांगीर ने मुझे मना कर दिया क्योंकि उसके दफ्तर में उससे भी बेहतर आलात मौजूद थे। वो एक आबाद रहायशी इमारत थी जिसके बेहतर फ्लैटों में अयालदार शुरफा आबाद थे। पड़ोसियों की बेआरामी के ख्याल से हम पांचों अपनी नकलो हरकत में हत्तुल इम्कान एहतियात से काम ले रहे थे। लेकिन जब हम अपने फ्लैट का दरवाजा मुकफ्फिल करके पार्किंग फ्लोर की सीढ़ियां उतर रहे थे तो नीचे से चौकीदार की ख्वाबीदा निगाहें करीब आती नजर आई।
उसके तेवर बहुत खुशमनाक थे। वो जमाना लग चुका था जब निचले दर्जे के मुलाजमीन हर हाल में और हर वक्त अपने मालिकों के एहसान मंद नजर आने की कोशिश करते थे। सियासी नारों और फिर खुद रू तरक्की के नतीजे में हर फर्द की खुदी इस दर्जे पर बुलंद हो चुकी थी कि बाज पुश्तैनी नमकख्वार भी अपने आकाओं पर दांत नकोसते नजर आने लगते थे। पार्किंग फ्लोर पर उस मुश्किल चौकीदार से बराह रास्त आमना सामना होने से पहले ही मैंने अपनी जेब से एक सुर्ख नोट निकालकर उसकी तरफ नुमाया कर लिया कि चौकीदार उसे देखे बगैर मेरे चेहरे पर नजर ही न डाल सके। जब मेरी और उसकी नजरें चार हुई तो न सिर्फ तने हुए तेवर ढीले पड़ चुके थे, बल्कि चौकीदार की बातों से एक नर्म और खलीकाना सी मुस्कुराहट जन्म लेकर मोटे मोटे होंठों पर फैलने का आगाज कर चुकी थी। उसने मेरे दाहिने हाथ से नोट लेकर रवा रवी में हाथ भी मिला लिया। फिर हमदर्दाना लहजा बोला, खैर है, तुम लोग इतना सवेरे सवेरे किधर जाती के? मेरी औरत का मामा बीमार है, अभी इसी का चिट्ठी आया था। मैंने मुंह लटका कर कहा, फिक्र मत करो, अल्लाह से देखा। मुहम्मद चौकीदार ने हमदर्दी से मेरी पुश्त पर थपकी दी और मैं उसकी मजीद जिरा से बचने के लिए फुर्ती से पैसेंजर सीट पर सवार हो गया। ड्राइविंग सीट पर सुल्तान शाह काबिज था। गाड़ी आलमगीर रोड पर आने के बाद मैंने पिछली नशिस्त का जायजा लिया तो वीरा गजाला और जहांगीर के दरमियान फंसी हुई थी। वीरा को जगह देने के लिए गजाला एक गोशे में सुकड़ी सिमटी हुई थी, लेकिन वो कसर जहांगीर ने बसद एहतमाम पूरी कर दी थी। वीरा का इतना कुर्ब मुयस्सर आ जाने के बाद वो किसी लड़ाका मुर्गे की तरह फूल और फैल कर बैठा हुआ था। यार जरा और दरवाजे की तरफ सिमट जाओ, मैंने जहांगीर से कहा। वीरा तुम दोनों के दरमियान कैसी बेआरामी से बैठी हुई है, इसे थोड़ी सी जगह दे दो। अव्वल तो ये जापानी गाड़ी अंदर से बहुत तंग होती है। जहांगीर गहरे गहरे सांसों के दरमियान ठठाई से बोला, फिर मेरे कोले में भी तकलीफ है, सिमटता हूं तो तकलीफ बढ़ जाती है। वैसे वीरा आराम से है। चौकीदार से पीछा छुड़ाने के लिए मैं आंखें बंद करके आगे घुस गया था। मैंने वीरा से मुखातब होकर कहा, तुम चाहो तो आगे आ जाओ, एक्सल के उभार पर पैर जमा कर बैठना आसान नहीं होता, बस अब चलते ही रहो। वीरा से पहले जहांगीर बोल पड़ा, कोई लंबा सफर नहीं है, 10-15 मिनट की बेआरामी से कोई कयामत नहीं आ जाती। तुम ठीक कह रहे हो। वीरा ने गहरी संजीदगी से उसकी तायद की। बस इतनी मेहरबानी करो कि अपना दाहिना बाजू मेरी पसलियों और पहलू से निकालकर पुश्तगाह पर फैला लो। ये लम्हा बलमा मेरे बदन में पेवस्त हुआ जा रहा है। 4 बेसाख्ता कैकों से गाड़ी लर्ज कर रहेगी। जहांगीर ने बुखलाकर अपना दाहिना हाथ पुश्तगाह पर फैला लिया। कैबिन में अंधेरा होने की वजह से मैं उस फटकार का अंदाजा नहीं लगा सका जो जहांगीर के चेहरे पर बरस रही होगी। तुम्हें बिला वजह चोटें करने में मजा आता है, मेरा बाजू तो तुम्हारे बदन से बहुत दूर था। जहांगीर अपनी खिफत मिटाने के लिए तल्ख लहजे में बुड़बुड़ा रहा था। गलती होगी। चंद सानियों बाद गजाला धीरे से बोली, फ्लैट से रवाना होने से पहले हमें जहांगीर की फैक्ट्री फोन कर देना चाहिए था। ऐसा ना हो कि चौकीदार किसी दूर उफ्तादा गोशे में पड़ा बेखबर सोता रहे और हम फैक्ट्री के फाटक पर अपना सर मारते रहे। बात माकूल है। सुल्तान शाह ने फौरन उसकी तायद की, लेकिन जरा देर से सूझी है, बेकार बात है। वीरा ने सुल्तान शाह की राय से इख्तिलाफ का इजहार करना जरूरी समझते हुए कहा, जरूरी नहीं कि वो फोन अपनी आगोश में लेकर सो रहा हो। घंटी बजती रहती और हम अपना खून सुलगाते रहते। फैक्ट्री पहुंचने के बाद अंदर दाखिल होने का मामला भी किसी न किसी तरह तय कर लिया जाएगा। रेशम खान बहुत फर्शनास मुलाजिम है, जहांगीर ने अपने चौकीदार की हमायत करते हुए कहा। वो गेट और दफ्तर से मुल्हिका कमरे में सोता है, पहले ही हार्न पर फाटक खोल देगा। तुम लोगों को इस बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। बाकी सफर तकरीबन खामोशी से तय हुआ। वक्फे वक्फे से कोई एक आध बात हो जाती थी, पर न कैबिन में गंभीर सी खामोशी फैली हुई थी। मालूम हो रहा था जैसे हम पांचों में से हर एक किसी ख्याल में डूबा हुआ है। कुरंगी रोड इस वक्त नीम रोशन और वीरान था। सड़क पर संती साजो सामान की बार बर्दारी करने वाले देव हैकल ट्रकों के अलावा दूसरी सवारियां बहुत कम नजर आ रही थी। सुल्तान शाह ने पुल अबूर करने के बाद गाड़ी बाएं तरफ जाने वाले रास्ते पर डाल दी, जो सीधा संती इलाके की तरफ रहनुमाई करता है। थोड़ी देर में हम SJ गारमेंट फैक्ट्री के खूबसूरत आईनी पार्ट के सामने पहुंच गए। सुल्तान शाह ने गाड़ी का इंजन बंद किए बगैर वक्फे वक्फे से 3 मरतबा हार्न बजाया, लेकिन दूसरी तरफ किसी भी किस्म की नकलो हरकत के कोई आसार नमूदार नहीं हुए। तो जहांगीर मुस्तरिब होकर कार से नीचे उतर गया। परेशान होने की जरूरत नहीं, गाड़ी में बैठे रहो। रेशम खान बहुत फर्शनास मुलाजिम है। वीरा ने इस्तजाइया लहजे में जहांगीर को उसके कहे हुए अल्फाज याद दिलाए। वर्दी वगैरह पहनकर बस आता ही होगा। वीरा के अल्फाज ने जहांगीर की खोपड़ी पर ताजियाने का काम किया और वो चिंचलाकर दोनों मुक्कों से फाटक पीटने लगा। अब भी रेशम खान बाहर न निकला तो जहांगीर अपना सर पीटने पर मजबूर हो जाएगा। वीरा हंस कर बोली। वो मरला आने से पहले ही अंदर से चौकीदार की खुमार आलूदा मुस्तफसराना आवाज गूंजी। जवाब में जहांगीर हल्के बल धारने लगा। गनीमत यह था कि वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पर मुश्तमिल संती इलाका था। फिजा में मशीनों का शोर रचा हुआ था और SJ गारमेंट से मुत्तसिल फैक्ट्रियों के फाटक भी इतनी दूर थे कि जहांगीर की आवाज वहां तक नहीं पहुंच सकती थी, वरना उसकी गुसीली आवाजों पर वहां अच्छी खासी भीड़ जमा हो सकती थी। शायद अपने मालिक की बिगड़ी हुई आवाज पहचानते रेशम खान पर जलजला तारी हो गया था, क्योंकि फौरन ही आईनी फाटक की पुरशोर आवाजें बुलंद होने लगी। फिर जली खिड़की के बजाय एक झटके से फाटक का एक पट अंदर खुलता चला गया। जहांगीर गैर महसूस लंगड़ाहट के साथ रेशम खान की तरफ चपटा और उसका गिरबान थाम कर उस पर बरसने लगा। रेशम खान बस नाम का ही रेशम खान था। उसकी जात में रेशम जैसी किसी सिफ्त का वजूद नहीं था। वो इस कदर जसीम और कदावर था कि जहांगीर उसके सामने बोना नजर आ रहा था।
6.25 फुट से भी निकलते हुए वजूद के बाएं शाने से लटकी हुई राइफल के खिलौने की तरह बेवुक्कत मालूम हो रही थी। सुल्तान शाह ने गाड़ी अंदर ले जाकर इमारत के साथ पार्क की और इंजन बंद कर दिया। हम चारों अपनी अपनी समत के दरवाजों से बैक वक्त बाहर निकल आए। इस वक्त तक जहांगीर रेशम खान का गिरेबान झंझोड़ कर उस पर गरज बरस रहा था और रेशम खान आदाब मुलाजमत को मलहूज़ खातिर रखते हुए सर झुकाकर सब कुछ सुन रहा था। ज्यादा फैलने की कोशिश न करो, मैंने जहांगीर के पीछे पहुंचकर आहिस्तगी से कहा। यह मत भूलो कि वीरा तुम्हारी गैर मुल्की खरीदार है। तुम किसी बदमस्त सांड की तरह यूं ही टकराते रहे तो मिस खान तुम्हारी कहानी पर कभी यकीन नहीं करेगी और तुम हमेशा के लिए उसकी रफाकत से महरूम हो जाओगे। जहांगीर ने फाड़ खाने वाली नजरों से मेरी तरफ देखा और फिर रेशम खान के गिरेबान पर उसकी गिरफ्त खुद ब खुद ढीली पड़ती चली गई। रेशम खान ममनूनियत से लबरेज नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। जहांगीर के दफातर फाटक के करीब ही एक खूबसूरत इमारत में वाक़ थे। इन दफातर को फैक्ट्री के पैदावारी शोबों से मिलाने के लिए एक बंद राहदारी थी। दफातर की ऊपरी मंजिल पर वो रेस्ट हाउस वाक़ था जहां इन दिनों मिस खान का बसेरा था। रेशम खान की रहनुमाई में हम दफातर वाली इमारत में दाखिल हुए। एक कुशादा इस्तकबालिया बैठक और वसी दफ्तरी हाल से गुजरकर हम जहांगीर के कमरे के करीब पहुंचे तो उसका दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से खुनक हवा के झोंके बाहर आ रहे थे। इस बंद फिजा में फैली हुई घू घू की आवाज से साफ साहिर हो रहा था कि जहांगीर के कमरे का एयर कंडीशनर चल रहा था। रेशम खान मुजरमाना अंदाज में सर झुकाए बाहर खड़ा रहा। हम सब उस कुशादा और नजर फरेब दफ्तर में दाखिल हुए तो वहां का नक्शा ही कुछ और था। कमरा बहुत बड़ा था। फर्श पर दबीज कालीन पड़ा हुआ था और 3 मेजों और सोफा सेट के अलावा कालीन का बड़ा हिस्सा खाली पड़ा था। लेकिन रेशम खान की खुददार तबीयत ने सतह जमीन पर पड़ाव करना मुनासिब नहीं समझा था। इस कमरे में जहांगीर की मेज ही सबसे बड़ी थी। रेशम खान ने उस मेज की आराइश का सारा सामान समेटकर कंप्यूटर टेबल पर ढेर किया हुआ था और मेज पर दबीज बिस्तर लगाया हुआ था। वो बंद और एयर कंडीशन कमरे में अपने साहब की मेज पर ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था। इसी वजह से उसे हमारी गाड़ी के हार्न का शोर मुतवज्जा नहीं कर सका था। इस बार हम खुली फिजा के बजाय दफ्तर के दरो दीवार में महबूस थे। इस बात का कोई खतरा नहीं था कि दफ्तर में होने वाली बातों की भनक मिस खान के कानों तक पहुंच सके। जहांगीर शेर होकर एक मरतबा फिर रेशम खान पर बरस पड़ा। मैं अपना सर झुकाए नदामत और बेबसी से फटकार सुनता रहा। इस दौरान में वीरा के होंठों पर दबी दबी इस्तजाइया मुस्कुराहट मचलती रही। शायद उसे यह देखकर खुशी हुई थी कि जहांगीर के एतमाद के एक आदमी ने उसकी तवक्कात के बिल्कुल बरअक्स रवैये का मुजाहरा किया था। किस्सा तूल पकड़ते देखकर मुझे मुदाखलत करनी पड़ी। मैंने दुरुस्त लहजा में रेशम खान से कहा, आप उदास ऊंट की तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? साहब की मेज पर से बिस्तर उठाओ और यहां से निकल जाओ। रेशम खान शायद ऐसे ही किसी मौका की तलाश में था। उसने लपक कर मेज पर से अपना वजनी बिस्तर समेटा और आनंद फानन में उसे लेकर वहां से गायब हो गया। उसके जाते ही हम सब आरामदेह सोफों पर बैठ गए। जहांगीर बुड़बुड़ाते हुए अपनी मेज की दराजों का जायजा लेने लगा। वीरा ने उस पर कोई चोट करने के इरादे से जुबान खोलने का इरादा किया ही था कि मैंने मुतवक्का तलखी को टालने की नीयत से उसे आंखों ही आंखों में खामोश कर दिया। कमरा बहुत आरामदेह और ठंडा है। मेरा ख्याल है कि हम सब मिलजुल कर यहीं आराम कर लेंगे। गजालन जहांगीर के दफ्तर का नाकदाना जायजा लेने के बाद मौजू बदलते हुए कहा, कल मुतबादिल इंतजाम कर लिए जाएंगे। रेशम खान यहाँ 4 पाइयों का बंदोबस्त कर देखा। जहांगीर नकास के रास्ते की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं भी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। जिस चीज की जरूरत हो बिला तकल्लुफ उसे बता देना। 4 पाइयां खट्टमलों के बगैर होनी चाहिए। वीरा किसी भी वक्त फिक्रबाजी से नहीं चूकती थी। पिछली सरगर्मियां इतनी भयानक और रूह फसा थी कि गहरी नींद में भी मुझे उन्हीं के बारे में ख्वाब नजर आते रहे, लेकिन मेरी नींद बरकरार रही। फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे दूर किसी मंदिर की मुतरन्नम घंटियां धीमे धीमे बज रही हूं। रफ्ता रफ्ता वो आवाजें करीब आने लगी। फिर मुझे यूं लगा जैसे कोई घंटी मेरी खोपड़ी में चीख रही हो और मैं हड़बड़ाकर बिस्तर से उठ बैठा। मेरे दिल की धड़कनें तेज और बेरब्त हो रही थी। उसी लम्हे मुझे इदराक हुआ कि वो मेरे वहम और ख्याल का फैलाया हुआ फतूर नहीं था, बल्कि अंधेरे कमरे में एक फोन की घंटी बज रही थी। दफ्तर की खिड़कियों पर पड़े हुए ब्लाइंड्स बहुत उम्दा थे और सभी बंद थे, लेकिन इनके बारे में जहांगीर का यह दावा कि उनसे रोशनी की कोई किरण नहीं गुजर सकती थी, ये अक्सर गलत था। कमरे में बाहर के उजाले का इतना इनेकास फैला हुआ था कि कुर्ब जवार की चीजें साफ देखी जा सकती थी। मैंने फुर्ती से बिस्तर छोड़ दिया। यह मेरा तीसरा फोन है। क्या तुम लोग अभी तक सो रहे हो? मेरी ख्वाबनाक हैलो के जवाब में दूसरी तरफ से अव्वल खान की तहय्युर ज़दा आवाज सुनाई थी। इस वक्त दिन के 12 बज रहे हैं। सब लोग गधे घोड़े बेचकर सोए हुए हैं। मालूम होता है कि ये शाम ही की खबर लाएंगे। इस वक्त तुम कहाँ हो? तुम्हारा दिया वो फोन नंबर तो कुरंगी का मालूम होता है। मालूम नहीं होता, बल्कि ये कुरंगी ही का फोन नंबर है। हम इस वक्त जहांगीर की फैक्ट्री में पनाह गुज़ी हैं। वहां जाने की क्या जरूरत पेश आ गई? मेरा जवाब सुनकर उसकी हैरत में इजाफा हो गया। मुझे अपने ख्वाबीदा ओसान को यकजा करके अमेरिकन कौंसल खाने के सेकंड सेक्रेटरी हेनरी ड्रेक नार्मन का किस्सा दोहराना पड़ा। अव्वल खान के लिए हेनरी की वो दीदा दिलेरी नाकाबिले यकीन साबित हुई। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि इन लोगों के हौसले इतने बड़े हुए होंगे। मेरी कथा सुनने के बाद उसने कहा, ऐसा मालूम होता जैसे हेनरी हमारे मुल्क को अपनी नो आबादी और खुद को यहाँ का वाइसराय समझ रहा है। मुजरमाना साजिशों के बारे में ऐसी खुली खतो किताबत कानून के लिए चैलेंज है। वो खत कहाँ है? इस बारे में ज्यादा सोचकर अपना खून न जलाओ। वो खत्म फ्लैट ही में फेंक कर आए हैं। मैंने कहा, हेनरी खुद भी एक चालाक आदमी है। पैगाम सरकारी लेटर पैड पर नहीं बल्कि सादा कागज पर लिखा गया है।
हो सकता है कि वो तहरीर भी उसकी अपनी ना हो। ये खेल इस तरह चलने दो जैसे वो लोग चलाना चाहते हैं। खत कुरियर सर्विस से आया था। अव्वल खान ने मेरी बात काट कर कहा, खत लिफाफे और कुरियर सर्विस वालों की मदद से सब कुछ साबित किया जा सकता है। इन लोगों को कहीं ना कहीं तो लगाम देनी ही होगी। ये लगाम देने का मौका नहीं है। ये कौन साबित करता फिरेगा कि हेनरी के भेजे हुए लिफाफे में से वही तहरीर बरामद हुई थी जो हम पेश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हेनरी ने वो खत एक अमेरिकन शहरी को लिखा था। हमें इन बखेड़ों में पड़ने के बजाय वही रास्ता इख्तियार करना चाहिए जो STF अपनाती है, मुख्तसर और महफूज। ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम रात ही फ्लैट से निकल आए, पर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। मैंने उसकी बात को अहमियत दिए बगैर काट दिया। तुम गैर जरूरी बातों में उलझ रहे हो। तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि जिम क्लार्क के बारे में तुम्हारे मंसूबे का क्या बना। अगर इस वक्त दिन के 12 बजे हैं तो अब तक उसका नतीजा सामने आ जाना चाहिए था। उसकी लाश रेफ्रिजरेटर के एक डिब्बे में बाकायदा सील करके फ्रेयर हॉल के सामने सड़क के किनारे फेंक दी गई थी। एक पुलिस मोबाइल ने इसे गाड़ी से गिरा हुआ रेफ्रिजरेटर समझकर उठा ले जाना चाहा, लेकिन गैर मामूली वजन की वजह से पुलिस वाले चकरा गए। खासे हंगामे और बम डिस्पोजल स्क्वाड की आमद के बाद वो मुश्तबा कार्टन खोला गया तो तमाशाइयों में अमेरिकन कौंसल खाने के 2 सिक्योरिटी ऑफिसर भी शामिल थे। अव्वल खान मजे ले लेकर अपनी कारकर्दगी धुराने लगा। लाश के सामने आते तमाशाइयों में सनसनी फैल गई, मगर अमेरिकियों में कोहराम बर्पा हो गया। लाश के अस्पताल मुंतकिल किए जाने से पहले ही कौंसल खाने के मुतअद्दिद सीनियर अरकान लाश देखने के लिए पहुंच चुके थे। कुछ पता चला कि जिम क्लार्क किस हैसियत में पाकिस्तान आया हुआ था। मैंने जब ये सुना कि वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर पाकिस्तान आया था तो मेरी अकल चकरा कर रह गई। शी का सरबराह और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, क्या ये लोग अब खुलकर सामने आने पर तुल गए हैं? जिम क्लार्क को शी का सरबराह साबित करना तो बड़ी बात है, हम शायद शी का वजूद भी साबित न कर सकें। ऐसी सूरत में जिम क्लार्क को सफारती सफरी दस्तावेजात के इस्तेमाल से क्या चीज रोक सकती थी? इसके बारे में इन लोगों ने क्या मुवक्कफ इख्तियार किया है? मैंने पूछा। एक आम सरकारी अफसर जो पिछली रात अवारी टावर्स में किसी से मिलने गया था और फिर लापता हो गया था, उसके देखभाल पर मामूर अफराद तशवीश का शिकार होने के बावजूद रात भर उस उम्मीद पर खामोशी इख्तियार किए रहे कि कहीं वो अपने शनासाओं के साथ पीने पिलाने न बैठ गया हो। 2 बजे दफातर खुलने से पहले ही उसकी लाश मिलने की इतला आ गई। इससे आगे उन्होंने सख्ती से अपनी जुबानें बंद की हुई हैं। अव्वल खान की तरफ से जवाब आया, पुलिसार गुमशुदगी के वही घिसी पीटी कहानी जो शर्लाक होम्स के जमाने से चली आ रही है। मैंने मुंह बनाकर कहा, स्टेशन 4 के कुर्बजवार में वो अपनी मौजूदगी के ऐसे संगीन शवाहिद छोड़ आए थे कि अब उसका नाम तक लेने से गुरेज करने। इसका मतलब है कि हेनरी डायरेक्ट नॉर्मन की धमकियां बिल्कुल बेवजन थी। यह इलाके के थाने की सतह की इतलात है। अव्वल खान ने मेरी बात मुकम्मल होने पर कहा, असल कार्रवाई के लिए वो सूबाई हुम के सर पर सवार है। वहां के मामलात में जरूरत से ज्यादा राजदारी बरती जा रही है। होम सेक्रेटरी के अलावा सूबे का IG 3 सीनियर DIGs के साथ मौजूद है। हो सकता है कि स्टेशन 4 की कहानी इस इजलास में बयान की गई हो। ऐसा हुआ तो शाम से पहले वो अमारत पुलिस के मुहासरे में होगी, लेकिन इन्हें गर्दो गुबार में अटे हुए मतरूक साजो सामान के सिवा क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। इससे उल्टा यह नुकसान होगा कि इस अमारत और STF के ताल्लुक से वाकिफ अफसरान इसे STF का केस समझकर मोहतात हो जाएंगे और फिर अपनी गुलखुलासी के लिए ऐसी नादरुल वजूद कहानियां सामने लाएंगे कि सब कुछ उलझ कर रह जाएगा। लेकिन यह ना समझ लेना कि हम उन लोगों को बुरी तरह उलझा लेने में कामयाब हो गए हैं। इलाके के थाने और होम सेक्रेटरी के अलावा तुम भी इनकी फहरिस्त में शामिल हो। वो कैसे? तुमने राय किस बुनियाद पर कायम की है? मैंने जों कर पूछा। हकायक। अव्वल खान की आवाज की संजीदगी बरकरार रही। स्टेशन 4 से नए ठिकाने पर मुंतकिल होने के बाद मुझे ध्यान आया कि तुम लोगों के फ्लैट की हिफाजत या निगरानी का बंदोबस्त होना चाहिए। वहां फोन नहीं था, इसलिए मैंने एक पिकअप में 2 मुसल्ला आदमी रवाना कर दिए। इस वक्त तक मुझे शुबा भी नहीं था कि तुम लोग फ्लैट छोड़कर कहीं और मुंतकिल हो जाओगे। मेरे आदमी अपनी दनिस्त में तुम्हारी हिफाजत करते रहे। आज सुबह 10 बजे यानी जिम क्लार्क की लाश दरियाफ्त होने के 1.5 घंटे बाद बख्तरबंद पुलिस कार जैसी एक अजीब गाड़ी शरफाबाद पहुंची। उस पर हर तरफ बड़े बड़े रेड क्रॉस बने हुए थे और वो कोई स्पेशल एम्बुलेंस मालूम हो रही थी। उसमें से 7 अजीबुल खल्कत अफराद नमूदार हुए। उनके जिस्मों पर जरासीम वगैरह से बचाव करने वाले मुकम्मल सूट मुड़े हुए थे। चेहरों पर मुकम्मल और नीम तारीख मास्क थे जिनकी वजह से उन्हें पहचानना नामुमकिन हो गया था। हर एक की पुष्ट पर ऑक्सीजन या जरासीम कुश दवा का सिलेंडर लदा हुआ था और हाथ में दवा का छिड़काव करने वाली लंबी लंबी नलियां थी। इनमें से एक ने अपने चेहरे पर से मास्क हटाकर लोगों से बात की और उन्हें बताया कि वो लोग ताउन के जरासीम से लुथड़े हुए 3 मुर्दा चूहों की मौजूदगी की इत्तला पाकर इस इलाके में आए हैं और चूहों को थैलों में बंद करने और जरासीम कुछ दवाओं का छिड़काव करने के बाद वापस चले जाएंगे। लोगों से बात करने वाला मकामी था। दूसरों के बारे में शुबा है कि वो गैर मुल्की थे। वो खबर इतनी होलनाक थी कि देखते ही देखते वो इलाका वैरान हो गया और वो सातों तुम्हारी बिल्डिंग में घुस गए। मेरे आदमी को बाद में पता चला कि वो सातों तुम्हारे फ्लैट पर गए थे। उन्होंने हर सुराख और छुरी से फ्लैट में तेज अदवायात का भारी छिड़काव किया और चंद मिनट बाद ताला खोलकर अंदर दाखिल हो गए। वो काफी देर तक ऊपर रहने के बाद वापस लौटे तो खाली हाथ थे। वो उजलत में वहां से रवाना हुए तो मेरा एक आदमी पिकअप में उनके पीछे हो लिया। वहां रुकने वाला आदमी ऊपर गया तो तुम्हारा फ्लैट गैर मुकफिल था
वहां इस कदर तेज और नाकाबिले बर्दाश्त बू फैली हुई थी कि मेरा आदमी देर तक अंदर न रह सका। वो अंदर गया तो तुम्हारा फ्लैट हजरातुल अर्ज और कीड़ों का मकतल बना हुआ था। छिपकलियों और मकड़ियों से लेकर काकरोच और चींटियां तक अपनी कमीन गाहों से बाहर आकर मर चुकी थी। बदकिस्मती से तुम लोग वहां होते तो तुम्हारा हशर भी मुख्तलिफ न होता और नहायत इत्मीनान से ताउनज़दा लाशों के हवाले से तुम्हारे बेजान जिस्मों को उठा कर ले जाते। अव्वल खान की जुबानी वो तफसील सुनकर मैं अंदर ही अंदर लर्ज उठा। वो पूरी दरिंदगी के साथ हमें खत्म करने का फैसला करके आए थे, लेकिन खुदा हम पर मेहरबान था। मेरी तजवीज पर सब ही फ्लैट छोड़ने पर मुत्तफिक हो गए। तुमने ये नहीं बताया कि बख्तरबंद एम्बुलेंस के ताक़ुब में जाने वाला किस खबर के साथ वापस आया। एम्बुलेंस पर मकामी नंबर प्लेट आवेजा थी। वो USIC के वसी अकबी अहाते में दाखिल हुई और बुलंद आईनी फाटक बंद कर दिया। क्या मजीद कुछ देर तक इंतजार करने के बाद मेरा आदमी वापस लौटा। वो एम्बुलेंस उनके वर्कशॉप या पार्किंग लॉट में पकड़ ली जाती है तो उन पर वक्त पड़ जाएगा। हमारे फ्लैट का सरसरी सख्त जिजिया ही ये साबित कर देगा कि वहां ताउन कुछ दवा का स्प्रे बल्कि जहरीले सियाल का गैर मामूली स्प्रे किया गया था। इस गाड़ी को इलाके के बेशुमार लोगों ने हैरत और दिलचस्पी से देखा होगा। इन्हें गाड़ी पकड़े जाने का खौफ होता तो वो एम्बुलेंस अपने असल ठिकाने पर हरगिज नहीं जाती। सफारती जराइम बहुत तैयारी और मनसूबाबंदी के साथ किए जाते हैं। गाड़ी की जाली नंबर प्लेट तलफ की जा चुकी होगी। गाड़ी का रंग बदलने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टिकर रेड क्रॉस के निशानात समेत किसी बरकी भट्टी में झोंक दिए गए होंगे। गाड़ी पर अमेरिका का सरकारी निशान नुमाया होगा। मैं जानता हूं कि किसी भी फसाद ज़दा इलाके से अपने शहरियों के महफूज तरीन और तेज इनखला के लिए बेशतर एशियाई ममालिक में अमरीकी मिशन ऐसी बख्तरबंद गाड़ियां तैयार रखते हैं। वैसे भी पाकिस्तान के बड़े से बड़े अफसर को इनकी पेशगी इजाजत के बगैर इनकी किसी सफारती इमारत में दाखिले का हक नहीं है। दुनिया के हर मुअज़्ज़ब मुल्क में तयशुदा सफारती इमारात को मकामी कवानीन से मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल होता है, फिर तो ये गुरीला लड़ाई जोर पकड़ेगी।